हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको बता देती हूँ, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें दो लॉज पढ़े थे हमने, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा पढ़ा था हमने लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और जिन बच्चों को बाकी चैप्टर्स पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 पहले ही अपलोड हो चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ 3.2 वॉट इज़ एन एटम। अब एटम क्या है हमें ये पढ़ना है। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसॉन बिल्डिंग वॉल। आपने क्या देखा है, जो घर बनाने वाले होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मैसॉन बोलते हैं, वो जब बिल्डिंग बनाते हैं, फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म अ बिल्डिंग। वो क्या करते हैं, पहले एक रूम बनाते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सारे रूम्स बना रहे हैं, कलेक्शन ऑफ रूम्स बना रहे हैं, उसके बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। What is a building block of the huge building? अब बोल रहा है कि जो अगर यूनिट देखा जाए उस बिल्डिंग का क्या है, तो उस बिल्डिंग का जो यूनिट है वो क्या हो गया, ब्रिक हो गया। सो वॉट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल। अगर बोल रहा है कि जो चींटियों का जो घर बनाते हैं ना, अपना हिल बनाते हैं छोटे छोटे, उसका क्या है बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे। इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। ये क्या हो गया, छोटे छोटे ग्रेन्स ऑफ सैंड है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर आर एटम। तो उसी तरीके से अगर मैटर है तो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, एटम। तो यही हमें पढ़ना है, व्हाट इज़ एटम। जो यहाँ पे हेडिंग दे रखा है एटम, तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया है ये क्या है एटम। अब हमें ये समझ में तो आ गया है कि जो मेन यूनिट है ऑफ मैटर वो एटम है, लेकिन अगर एटम की हम बात करते हैं तो वो है कितना बड़ा, उसका साइज़ क्या है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम क्या हो गया, बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर दैन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। ये क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जितना हम सोचते हैं उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर डेली अ थिक एज द शीट ऑफ पेपर। अगर एक शीट ऑफ पेपर पे अगर आप देखोगे जितनी जो थिकनेस होती है, मतलब क्या हो गया, उतनी मोटाई बनाने के लिए हमें कितने एटम्स चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली वी नीड अ मिलियंस ऑफ एटम। साइज़ की बात करते तो यहाँ पे चार्ट दे रखा है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एटॉमिक रेडियस किस चीज़ से मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में। सो 1/10 का पावर 9 मीटर, ये क्या हो गया, 1 नैनोमीटर। और 1 मीटर क्या हो गया, इज इक्वल टू आप कह सकते हो 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। यहाँ पे रिलेटिव साइज़ है डिफरेंट चीज़ों की, एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्रेन ऑफ सैंड एंड एन एप्पल। ये क्या हो गया, रिलेटिवली साइज है, और ये रेड इन मीटर में। वी माइट थिंक दैट इफ द एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, वाई शुड वी केयर अबाउट देम। अगर ये बात, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि मैटर और या जो मैटर का जो यूनिट हो गया एटम, इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इनके साइज़ के बारे में जानना और इनके बारे में जानना। तो इसका आंसर है, दिस इज़ बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम। बिकॉज ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया किस चीज़ से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू। हम उन्हें देख तो नहीं सकते, लेकिन हर चीज़ किस पे डिपेंडेंट है, एटम पे डिपेंडेंट है। हर चीज़ एटम ही इफेक्ट कर रही है। थ्रू मॉडर्न टेक्निक, अगर मॉडर्न टेक्निक की बात करते हैं, वी कैन नाउ प्रोड्यूस द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ सर्फेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम। अब हम नाउ डे जो मॉडर्न टेक्निक से आप जो भी सर्फेस ले रहे हो, हम मैग्नीफाइड इमेज ले सकते हैं किस चीज़ का, सर्फेस ऑफ एलिमेंट, जैसे शो क्या कर रहा है, एटम्स का। ये देखिए 3.2 एन इमेज ऑफ एन सर्फेस ऑफ सिलिकन, ये दिख रहा है आपको। नेक्स्ट इज, हमने यहाँ पे पहले ध्यान दे दीजिए, एटम पढ़ लिया, उसका साइज पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये जो सिंबल्स है डिफरेंट एलिमेंट्स में, वो पहले कैसा था और अब मॉडर्न डे में कैसे है, तो हमें सिंबल्स के बारे में पढ़ना है। Dalton was the first scientist to use the symbol for the element in a specific sense. सबसे पहले सिंबल किस चीज़ के लिए, एलिमेंट का, किसने यूज़ किया था, डेल्टन। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर साइंटिस्ट का नाम पूछेगा सो यू विल से डेल्टन ने सबसे पहले सिंबल को दिया था किस चीज़ के लिए, फॉर द एलिमेंट। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of the element. तो जब वो सिंबल यूज़ कर रहे थे तो वो क्या शो कर रहा था, डेफिनेट क्वांटिटी भी शो करता था ऑफ द एलिमेंट, दैट इज वन एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे बर्जेलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स। अब जो बर्जेलियस है उन्होंने क्या बताया, जो सिंबल है वो 1 या 2 लेटर से
होना चाहिए ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। अगर जो एलिमेंट का नाम जो भी है, XYZ आप जो भी एलिमेंट्स ले रहे हो, उनके एक या दो लेटर से सिंबल बनना चाहिए। तो यहाँ तो पहले देख लीजिए आप फिगर 3.3, सिंबल्स ऑफ किसका है ये, फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज बाय डेल्टन। तो डेल्टन में आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन का उन्होंने ऐसा सिंबल दिया था, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, लेड और प्लैटिना, सिल्वर एंड मर्करी। तो ये किसने दिया था, जो नॉर्मल सिंबल दिया था डेल्टन ने, और ये भी ध्यान रखना है सबसे पहले डेल्टन ने दिया था। और बर्ज़ालियस क्या बोल रहे थे कि वो सिंबल कैसे देंगे, एक या दो लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे बच्चों। In the beginning, the name of the element were derived from the name of the place where they were found for the first time. तो पहले क्या किया जाता था, उन्हें समझ नहीं आता था कि हम कैसे उसका नाम दें। तो पहले क्या करते थे, जिस जगह से भी जो भी एलिमेंट मिलता था, हम उस जगह से क्या करते थे, उसका नाम मैच कर देते थे। अगर आपको एग्जाम्पल जानना है, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। तो नेम ऑफ द कॉपर का कहाँ से लिया गया, साइप्रस से लिया गया। सम नेम वेर टेकन फ्रॉम द साइंटिफिक कलर, कुछ साइंटिफिक कलर से लिया गया। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। तो गोल्ड का कलर क्या होता है, येलो होता है, तो इसलिए गोल्ड का नाम कहाँ से दिया गया, कलर से दिया गया। और कॉपर का नाम कहाँ से दिया गया, उसकी जगह से दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो नाम है वो कैसे दिया गया है। लेकिन ये तो हो गई पुरानी बात। लेकिन नाउ डेज क्या हो रहा है, IUPAC का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री is an international scientific organization which approves the name of the element। ये क्या अप्रूव करता है, नेम ऑफ एलिमेंट का, सिंबल का एंड यूनिट का। तो IUPAC नेम देना क्यों ज़रूरी है, सो डैट वर्ल्ड वाइड आप किसी भी एलिमेंट की बात करो लोगों को समझ में आ जाए। बिकॉज अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज़ में हर एलिमेंट का अलग अलग नाम होगा, तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो IUPAC नेम क्या देता है, अप्रूव करता है नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट। Many of the symbol are the first one or the two letter of the element name in English। किसी किसी का क्या हो गया, first या फिर two letters इंग्लिश में। The first letter of the symbol is always written as capital letter। फर्स्ट नेम हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, और जो सेकेंड लेटर है ये कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में, मतलब लोअर केस में। एग्जाम्पल देखा जाए, अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो H तो कैपिटल हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम हम दो इसमें वर्ड ले रहे AL, तो क्या हो जाएगा, A कैपिटल हो गया और L स्मॉल हो गया। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि AL दोनों कैपिटल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल क्या दे रखा है, कोबाल्ट का। कोबाल्ट में क्या हो गया, CO है, तो C क्या होगा, कैपिटल होगा, लेकिन O क्या होगा, स्मॉल। तो यहाँ पे आपको स्पेशली दिया हुआ है CO, C कैपिटल, O कैपिटल आपको नहीं करना, वरना ये गलत हो जाएगा। तो समझ में आ गया IUPAC में क्या नाम दे रखा है। अगर आप एक लेटर ले रहे हो तो इट्स ओके, कैपिटल हो गया, लेकिन अगर दो लेटर ले रहे हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और छोटा वाला हमेशा क्या होगा, जो सेकेंड वाला होगा वो स्मॉल लेटर होगा। Symbol of the sum element are formed from the first letter of the name and the letter। तो जो सिंबल दिया जा रहा है किसी भी एलिमेंट का, वो कैसे बनाया जा रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर से अपीयरिंग लेटर इन द नेम। एग्जाम्पल कैसे दिया जा रहा है, क्लोरीन तो Cl, जिंक Zn एक्सेट्रा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नाम से ही कैसे वर्ड्स को निकाले जा रहे हैं। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट लैटिन। किसी किसी का क्या हो रहा है, लैटिन से लिया जा रहा है, जैसे जर्मन या फिर ग्रीक से। फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ द आयरन इज Fe। अब हम बोल रहे हैं आयरन, लेकिन उसका सिंबल क्या हो गया, Fe। तो फ्रॉम द लैटिन नेम, उसका लैटिन नेम क्या होता है, आयरन का फेरम होता है। तो फेरम का हमने क्या ले लिया, Fe ले लिया, डेट इज F कैपिटल और E स्मॉल हो गया। सोडियम का Na है, तो सोडियम का लैटिन नेम क्या हो गया, नाट्रियम, डेट इज N कैपिटल A स्मॉल। पोटेशियम का K कैसे होगा, क्योंकि पोटेशियम का नाम क्या है, कैलियम। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol। इसलिए क्या हो गया, हर एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट नेम है और उनका डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है। तो ये तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि उनका हम नेम कैसे दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो केमिकल सिंबल्स, तो आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, द अबव टेबल इज गिवन टू यू टू प्रेफर टू वेन एवर यू स्टडी अबाउट द एलिमेंट, डू नॉट बॉदर टू मेमोराइज ऑल इन वन गो, विद अ पैसेज ऑफ द टाइम and repeated use you will automatically be able to produce the symbol। जब आप इसको बार बार पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको ये सिंबल ध्यान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है टेबल 3.1 में, ये देख लो, एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl एंड कोबाल्ट CO। तो अगर आप सोचो कि आप एक बार में पढ़ो और इसे याद हो जाए, तो ये तो बच्चों नहीं होगा। ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आप जब इसको बार बार इसको यूज़ में लाओगे तो याद होगा। जैसे यहाँ पे कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड,
हाइड्रोजन दे रखा है और इधर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। तो ये जो सारी चीज़ें दे रखी है, ये जब आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको जब आप करोगे, क्वेश्चंस वगैरह करोगे और इसके बारे में और आप डिटेल स्टडी करोगे, तो धीरे धीरे जो भी सिंबल्स है ये आपको प्रॉपरली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। अब एटम का मास क्या, हमने सिंबल देख लिया, लास्ट में हमने क्या देखा था, उसके सिंबल देखे, नाम देखे, वेट देखा, डिफाइन किया एटम के बारे में। अब हमें पढ़ना है एटम के मास के बारे में कि एटम का मास कितना है। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट द डेल्टन एटॉमिक थियोरी प्रपोज वॉज दैट द एटॉमिक मास। तो जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल कॉन्सेप्ट क्या है डेल्टन एटॉमिक थियोरी में, जिसने क्या प्रपोज किया था, वॉज द एटॉमिक मास। अब उनके हिसाब से क्या है ये एटॉमिक मास, डेल्टन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। डेल्टन ने क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास है। द थियोरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट अ साइंटिस्ट वेयर प्रमोटेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। उन्होंने क्या बताया था, लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये क्या शो कर रहा है, एटॉमिक मास हर एटम का अलग अलग होता है। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल द एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। अगर इंडिविजुअली डिफाइन करना है या फिर आपको डिटेल निकालना है हर एक एटम का, तो ये क्या होगा, थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है। रिलेटिव एटॉमिक मास वे डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एटॉमिक मास कैसे डिटरमाइन किया जा रहा है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से एंड अ कंपाउंड फॉर्म, और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उससे। सो आपको समझाने के लिए और भी फर्दर दे रखा है, क्या है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कॉमन है ये, CO। और क्या हो गया, फॉर्म बाय अ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस चीज़ से बना हुआ है बच्चों, कार्बन एंड ऑक्सीजन से ये कंपाउंड बना हुआ है। इट इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। तो इस चीज़ में हम क्या देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म हो चुका है, जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन जब कंबाइन होता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिलता है, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इन अदर वर्ड में देखा जाए तो कार्बन कंबाइन विथ 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। और सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रीविएटेड एज AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट को आप इतना बड़ा नहीं लिखोगे हमेशा, उसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, AMU। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC नेम, यहाँ पे आपने देखा है, मैंने आपको बताया था IUPAC क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या हो रहा है, रिकमेंडेशन इट एज अ नाउ रिटन एज U। ये आप ऐसे शो कर सकते हो, ये समझ में आ गया, IUPAC के नेम के थ्रू आप ये यूज़ कर सकते हो। यूनिफाइड मास हो गया एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये किसके मास जो है, ये किसके इक्वल हो गया, 1 कार्बन एटम का। व्हेन वी वुड असाइन द कार्बन एज अ एटॉमिक मास दैट इज 1U एंड ऑक्सीजन एंड अ एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1.33। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दिस नंबर एज अ होल नंबर और एज नियर द होल नंबर एज पॉसिबल। तो ये मोर कन्वीनियंट कब होगा, जब किसी का मास होल नंबर में होगा। वाइल सर्चिंग फॉर द वेरियस एटॉमिक मास यूनिट द साइंटिस्ट इनिशियली लुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज अ यूनिट। तो पहले साइंटिस्ट क्या ले रहे थे, 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन ले रहे थे, किस चीज़ के लिए, किसी भी एटम का यूनिट बनाने के लिए। दिस वॉज कंसिडर रिलेवेंट ड्यू टू द 2 रीजन। अब इसको रिलेवेंट बनाया गया किस रीजन से, पहला, ऑक्सीजन रिएक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म द कंपाउंड। ऑक्सीजन बच्चों रिएक्ट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, द एटॉमिक मास यूनिट गेव द मासेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। अगर एटॉमिक मास यूनिट से अगर आप ले रहे हो तो ये क्या शो कर रहा है, बहुत सारे एलिमेंट का ये होल नंबर में मास दे रहा है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो डैट वो किसे सर्च कर रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट। साइंटिस्ट क्या ले रहे थे, 1/16 ऑफ मास ऑफ एटम। ये क्यों ले रहे थे, ऑक्सीजन का मास, तो आप बता दोगे ये 2 पॉइंट्स। हाउएवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, 1961 में ये एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कब हुआ था ये, 1961 में। कार्बन 12 आइसोटोप्स वॉज चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरिंग द एटॉमिक मास। तो कौन सा आइसोटोप्स यूज़ हुआ कार्बन का, कार्बन 12 आइसोटोप्स यूज़ किया गया किस चीज़ के लिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरिंग एटॉमिक मासेस। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल रही है, 2 पॉइंट्स पे पता लग गया। और ये कब किया गया था स्टैंडर्ड मास, 1961 में। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मीन्स 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन। तो ये किसके एग्जैक्टली इक्वल है, 1/12 मतलब
the mass of one atom of the carbon 12. The relative atomic mass of all the elements have been found with a respect to an atom carbon 12. तो ये जो मास है ये किसके रिस्पेक्टिवली है, कार्बन 12. Imagine a fruit seller selling the fruits without any standard weight. अगर आपको इमेजिन करने बोल रहा है, कोई फ्रूट सेलर है, कोई फ्रूट वाला है, वो क्या कर रहा है, फ्रूट को सेल कर रहा है लेकिन वो कोई स्टैंडर्ड वेट को नहीं यूज़ कर रहा है. ही टेक्स अ वाटरमेलन एज सेज, उन्होंने क्या ले लिया, वाटरमेलन ले लिया किसी भी एक स्टैंडर्ड वेट की जगह. दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट, और ये मास है किसके इक्वल है, 12 यूनिट, मतलब 12 वाटरमेलन यूनिट ऑफ 12 फ्रूट मास यूनिट. तो ये आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा है कि एक जो क्या हो गया, फ्रूट सेलर हो गया, उनके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है, उन्होंने क्या ले लिया, वाटरमेलन ले लिया, और जो वाटरमेलन ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 12 यूनिट, मतलब क्या हो गया, 12 वाटरमेलन यूनिट, या फिर आप उसको कह सकते हो 12 फ्रूट मास यूनिट. ही मेक्स द 12 इक्वल पीसेज ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड द मासेज ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग. उसने क्या किया, 12 इक्वल पार्ट बना लिया और उसने पता किया जितना भी वो फ्रूट को सेल कर रहा है रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ द वाटरमेलन. सो ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव वन पीस ऑफ वाटरमेलन पे. नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय द रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट. अब उसने क्या किया, रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट ले लिया, जैसे FMU, जैसे हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट, हमने क्या कंसिडर किया था, AMU, और ये क्या यूज़ कर रहा है, FMU. तो ये चीज़ें क्या है, ये समझने के लिए आपको बताया हुआ है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है. फिगर से देख सकते हो, A में वाटरमेलन दे रहा है, B में 12 पीसेस दिख रहा है, और C में क्या हो गया, 1/12, जैसे हम यहाँ ले रहे थे 1/16, जैसे एग्जाम्पल लिया है, समझ में आ रहा है, या फिर यहाँ पे 1/12 लिया है. और D में क्या हो गया, हाउ द फ्रूट सेलर कैन वेट द फ्रूट यूजिंग द पीसेस ऑफ वाटरमेलन, और ये कैसे फ्रूट्स को वो दे रहा है. एक तरफ क्या ले लिया उसने, 1 पीस ले लिया फ्रूट का, जो 12 भाग में बांटा था उसका एक पार्ट ले लिया, और जो भी वो फ्रूट सेल कर रहा है टोटल ये इससे कंपेयर कर रहा है. तो सेम चीज़ हम एटम में भी कर रहे हैं. So similarly, the relative atomic mass of the atom of the element is defined as the average mass of the atom. So ये क्या हो गया, average mass of atom हो गया as compared to 1/12 of the mass of the carbon 12 atom. तो ये compare किससे हो रहा है, 1/12 the mass of the one carbon atom, जो 12 कार्बन आटम के ये इक्वल हो रहा है. टेबल यहाँ पे दे रखा है 3.2 में एटॉमिक मास ऑफ द फ्यू एलिमेंट. अब ये एटॉमिक मास क्या हो गए, कुछ के मास दे रखे हैं, ये भी धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे. हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन का क्या हो गया 12 हो गया, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम क्या हो गया 40. तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई. नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट. अब जो एटम है ये एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, यहाँ क्या दे रखा है, atoms of most element are not able to exist independently. ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, जो atoms है ये independently exist नहीं करता है. atoms form the molecule and ions. atoms क्या form कर रहे हैं, molecules और ions का formation कर रहा है. these molecules और ion aggregate in the large numbers. ये क्या हो रहा है, aggregate काफ़ी ज़्यादा large number में हो रहा है, किस चीज़ के लिए, to form the matter that we can feel, see और touch. जो matter को आप, मतलब matter क्या हो गया, anything that occupy space and have mass and weight. तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई. अब इससे रिलेटेड बच्चों यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो पहले ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं. पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट. ये AMU क्या है, आंसर क्या हो गया, वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज एक्यूरेटली 1/12. ध्यान रखना है, आप अगर भूल जाएंगे तो वो फ्रूट्स वाला एग्जाम्पल है उससे समझना है. 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम, जो मास ऑफ कार्बन एटम है उसका कितना पार्ट, 1/12, और द कार्बन 12 एटम हैज़ 6 न्यूट्रॉन. इसमें कितने हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन है इन इट्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कितने होते हैं, 6 न्यूट्रॉन दे रखे हैं और 6 प्रोटॉन दे रखे हैं. द एटॉमिक यूनिट मास इज सिम्बलाइज्ड एज AMU, या तो कैपिटल में या फिर स्मॉल में. सो वन एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया, एवरेज ऑफ द प्रोटॉन रेस्ट मास इन द न्यूट्रॉन रेस्ट मास. अब ये इसका अगर नंबर देखा जाए तो 1 AMU क्या हो गया, 1.67377 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर कह सकते हो 1.67377 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम. यहाँ पे आपका किलोग्राम है, यहाँ पे क्या हो गया, ग्राम में हो गया. अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो -24 हो गया, किलोग्राम में क्या होगा, -27. तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद अ नेकेड आइज. आप
कोई भी एटम को नेकेड आइज से क्यों नहीं देख पाते, बिकॉज हमें पता है जो एटम का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो यही चीज़ दे रखा है, द साइज ऑफ द एटम इज सो स्मॉल दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विद अ नेकेड आइज। इतना ज़्यादा छोटा है सो दैट आप उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। ऑल्सो द एटम्स ऑफ द एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और हमने अभी देखा भी था एटम के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, जो एटम है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन बच्चों? यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ लिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया।